तो आज जो हमने पढ़ना है ना वो भी एमसीक्यूज पढ़ना है, लेकिन आज पढ़ना है केमिस्ट्री के एमसीक्यूज, ठीक है। तो जो पहला एमसीक्यूज है वो क्या है, वो है वीक कंजुगेट बेस इज। वीक कंजुगेट बेस कौन सी है, तो इसके जो ऑप्शन है हमारे पास वो कौन कौन से हैं। हाइड्रोक्साइड आयन है, ठीक है, इसके अलावा क्लोराइड आयन है, और इसके अलावा एसीटेट है, और एसीटेट के अलावा एथोक्साइड है, ठीक है। मतलब उसने पूछी क्या चीज़ है, उसने पूछी है वीक कंजुगेट बेस, वीक बेस पूछी है। वीक बेस से क्या मुराद होता है, वीक बेस से ये मुराद है कि वो वाली बेस जो कि हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट नहीं कर रही, वो वाली बेस जो कि हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट नहीं कर रही, ठीक है, वो वाली बेस होगी। अब जो एथोक्साइड आयन है वो कैसा है, C2H5O-, ठीक है। अब इसमें क्या होना है कि ये वाला जो ग्रुप है ना, इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करना है, ठीक है। जब इसको डोनेट करना है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा चार्ज इकट्ठा होना है, जिसकी वजह से इसने हाइड्रोजन को बहुत ज़्यादा सुकून से, बड़ी खुशी से एक्सेप्ट करना है, खुशदिली से एक्सेप्ट करना है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल नहीं आएगा। और अगर एसिडेट की बात करें तो उसके अंदर क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O। अब इसके अंदर चार्ज हम मानते हैं कि भाई चार्ज घूम रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, थोड़ी बहुत मतलब इसके अंदर स्टेबिलिटी है, और ये हाइड्रोजन आयन को कम एक्सेप्ट करता है, लेकिन इतना भी कम एक्सेप्ट नहीं करता, ये फिर भी एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्लोराइड आयन की बात करते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन की बात करते हैं। अब जो हाइड्रोक्साइड आयन है ना, उसके अंदर क्या है कि उसके पास नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, वो वाटर के अंदर जैसे होता है, ठीक है, वहाँ पे हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे मसला ये आता है कि इसके पास जो है ना वो नहीं है, C2H5-, मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं है। जब अल्काइल ग्रुप नहीं है ना, तो इसके पास जो ये चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, वो इतना ज़्यादा नहीं है। मतलब मैं ये वाली बात को इससे कंपेयर करने के लिए बता रही हूँ, वैसे ये भी एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। लेकिन जो सबसे कम एक्सेप्ट करेगा ना, वो ये क्लोराइड होगा। क्लोराइड सबसे कम जो है ना, उसको हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करेगा इन सारों की निस्बत, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, एक वीक कंजुगेट बेस होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बात करते हैं पीएच ऑफ 1 मोलर NH4OH विच इज़ 10% डिसोसिएटेड, ठीक है। अब देखो, पहले तो हमने क्या करना है, इसकी पीएच निकालनी है, और वह कैसे निकालनी है, मेरे पास है NH4OH, ठीक है, NH4OH है, इसकी मैंने निकालनी क्या है, इसकी निकालनी है पीएच, ठीक है। लेकिन इसके अंदर से हमें निकलेगी, जो मिलेगी वो क्या चीज़ मिलेगी, वो हमें मिलेगी POH, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखना है NH4+, जो कि मैं इसकी क्या करवा रही हूँ, आयोनाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास है OH-, ठीक है। अच्छा, अब हमने जो डिसोसिएट करवाना है वो कितना करवाना है, वो करवाना है 10%। ये 1 मोलर था, ठीक है, और ये दोनों कितने थे, स्टार्ट पे 0 थे, ठीक है। उसके बाद ये अब जो है ना, ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 10% डिसोसिएट होंगे ना, 10/100, ठीक है। और यहाँ पे हम 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इन्होंने वन मोलर का 10% डिसोसिएट होना है, और सिमिलरली इसने भी, ठीक है। लेकिन हमने किसको देखना है, हमने सिर्फ हाइड्रोक्साइड आयन को देखना है, क्योंकि हमने पहले POH फाइंड करके फिर पीएच फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। अब मैं इसे फाइंड करती हूँ पीएच, ठीक है। पीएच जो है उसको फाइंड करने का फॉर्मूला आता है -log H+ आयंस, ठीक है। अब जो H+ आयंस है वो हमारे पास है ही नहीं, OH- आयंस है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पीएच फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर हम क्या फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे POH। तो पीएच फाइंड करने का फॉर्मूला क्या, -log OH-, ठीक है। अब जो OH- है उसकी जगह पे देखो हमारे पास कितने हैं, 0.1 है। 0.1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 × 10⁻⁻1, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, -log 1 × 10⁻⁻1, ठीक है। और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस ये जो पावर है ना, जब भी कभी कहीं पे log आता है वो पहले शुरू में रहती है, ये बात हमें पता है वैसे भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, log 10, इस वन को इग्नोर कर देते हैं वैसे ही, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 log 10 कितना होता है, log 10 होता है 1, ठीक है। तो ये मेरे पास इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, POH का आंसर, ठीक है। लेकिन हमने क्या फाइंड करनी थी, हमने फाइंड करनी थी पीएच, ठीक है। तो मेरे पास इसका पूरे का आंसर क्या आता है, 14। पीएच और POH दोनों को मिला के 14 आंसर आता है, ठीक है। और जो POH है वो मेरे पास कितनी है, ये 1, ठीक है। तो PH + POH इज इक्वल टू, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, मतलब ये मैंने PH इससे निकालनी है, ठीक है। अब PH जो है वो मैं इसमें निकाल लूँगी, तो मेरे पास कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे देखो, ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये असल में 13 ही है, जो मैंने ख़राब कर दिया। अच्छा, अब जो अगला है वो है, हमने पता करना है केसी को, ठीक है। तो इसका जो इक्वेशन है वो हम लिख लेते हैं, 1/2 N2 + 3/2 H2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1 NH3। अच्छा, मुझे लगता है ये बोरिंग काम है, अब नहीं करूँगी। हमने फाइंड क्या करना था, हमने फाइंड करना था केपी और केसी का रिलेशन। तो हमें ये पता होना चाहिए, बस ये फॉर्मूला आना चाहिए, केपी = KC/RT, ठीक है। और डी आ जाएगा डेल्टा एन। अब डेल्टा एन जो ना वो मेन चीज़ है, बस वो निकालनी है, तो हमारा सारा हल हो जाएगा। एंड डेल्टा एन बराबर किसके होता है नंबर ऑफ मॉल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मॉल्स ऑफ रिएक्टेड। बाद वाली चीज़ पहले आती है, ठीक है। अब इसके नंबर ऑफ मॉल्स फाइंड कर लेते हैं, तो हमारे पास 1/2 + 3/2, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ जाएंगे, 2, 3 + 1 4। तो ये मेरे पास कितने आ गए, नंबर ऑफ मॉल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं, 2, ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो ये मेरे पास
1 मोल यहाँ पे बनेगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के कितने हैं 1, यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है वो कितने हैं 2, या क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक है। मेरे पास डेल्टा एन की वैल्यू क्या है -1 है, ठीक है। मैं क्या लिखूँगी KP इज इक्वल टू KC RT, ठीक है। RT की पावर में क्या आएगा -1, ठीक है। अब जो -1 है इसको मैंने पॉजिटिव करना है, ठीक है। जब पॉजिटिव करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, KC के नीचे ले जाऊँगी RT, ठीक है। और जो RT है उसके बाद ये जो RT है कहाँ पे चला जाएगा, KP RT, ठीक है। और ये आ जाएगा KC के बराबर। तो मैं ये बात तो लग जाती है KC बड़ा है और KP जो है ना वो छोटा है इस केस में। तो ये मेरे पास वही चीज़ आई है, KC इज इक्वल टू KP RT। अभी भी क्या है, KC इज इक्वल टू KP RT। अगले MCQs के अंदर हमने KP के जो यूनिट्स हैं वो पता करने हैं, ठीक है। और जो इक्वेशन है वो हमारे पास ये है, ठीक है। ये इक्वेशन है। अच्छा, अब जो KP के यूनिट्स हैं हम कैसे पता करते हैं, तो देखो जो एक चीज़ होती है हमारे पास KC, एक चीज़ होती है KP, ठीक है। तो KC और KP इन दोनों के अंदर हमें पता करना है हम यूनिट किसके फाइंड करना है। तो हमें ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम KC की यूनिट्स फाइंड नहीं कर रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं KP के यूनिट्स। KP क्या है, पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो जो KP है वो मैं कैसे निकाल लूँगी, मैं निकाल लूँगी यहाँ पे आ जाएगा PSO2 और इसकी जो पावर आएगी वो आएगी ट्वाइस, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे मेरे पास जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ही लिखेंगे मतलब वो चीज़ तो सेम ही रह रही है, और इसकी पावर 1 है, जो हम ना भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा PSO3 और इसकी पावर भी 2, ठीक है। अब ये सारी चीज़ों की जगह मैं लिख लेती हूँ ATM, क्योंकि जो पार्शियल प्रेशर होता है वो किसके अंदर मेजर किया जा रहा होता है, ATM के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया ATM स्क्वायर, यहाँ पे आ गया सिंगल ATM स्क्वायर नहीं है, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे भी क्या आ गया, ATM का स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, सिंगल ATM। तो इसका जो आंसर है, सही आंसर वो भी क्या है, वो ATM है, ठीक है। अब जो अगला MCQs है वो भी आप रीड कर सकते हैं। अच्छा, तो इसमें बात की गई कि डाइबेसिक एसिड की। डाइबेसिक एसिड से क्या मुराद होता है, डाइबेसिक एसिड से मुराद होता है ऐसा एसिड जिसके अंदर जो है ना 2H+ प्रोड्यूस हो रहे हो, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कोई केस होगा तो उसके अंदर हम क्या बनाएंगे, 2H+ प्लस X2-। और ये जो है कितना था हमारे पास, 100% डिसोसिएट हुआ था। शुरू में कितना था 0.5, ये भी 0 है, ये भी 0 है। उसके बाद जब ये 100% डिसोसिएट होगा, ये 0.5, ये भी 0.5 और ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है, 2H+ का, ठीक है। ये X2- को हमने नहीं करना। तो हम जब इसकी पीएच फाइंड करेंगे तो देखो ये जो 0.5 है क्या बन जाएगा, 5 × 10⁻⁻1, ठीक है। और अगर पीएच की बात करें तो मेरे पास क्या आएगा, -log 5 × 10⁻1, ठीक है। अच्छा, अब ये मैं इन दोनों की ना अलग-अलग से फाइंड करूँगी, क्योंकि अलग-अलग से कर सकते हैं, सारी बात है। -log 5 प्लस -log 10⁻⁻1, ठीक है। ये मेरे पास जो log 5 होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है 0.693, ठीक है। ये माइनस भी आ जाएगा साथ, और साथ में क्या आएगा, ये जो माइनस है ना, ये जो इसकी जो -1 वाली पावर है वो शुरू में आ जाएगी, -1 आ गया, ठीक है। और जो log 10 है वो हमें पता है किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। ये 1 आ जाएगा तो ये क्या हो गया, ये आ गया 1, ठीक है। ये +1 और ये मेरे पास क्या है 0.693। सॉरी, मैंने यहाँ पर 2 तो लगाया ही नहीं था, हमेशा की तरह, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, pH इज इक्वल टू -log, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 × 10⁻⁻1, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या चीज़ आ जाएगी, -log 10 × 10⁻⁻1। अब log 10 बराबर होता है 0 के, और बाकी सारी चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं रहती, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है 0, ठीक है। तो ये मेरे पास बड़ी मुश्किल से 0 आंसर आ गया है, ठीक है। अब अगला MCQs भी हम रीड कर सकते हैं। KP और KC का रिलेशन बताना है, ठीक है। अच्छा, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, सिंपल सा है, लेकिन फिर मैं बता देती हूँ। तो हम वही रिलेशन लगाएंगे, KP इज इक्वल टू KC RT, ठीक है। और जो डेल्टा एन की बात की है उसने वो क्या की है कि जो नंबर ऑफ मॉल्स ऑफ रिएक्टेंट है ना वो क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। और जो प्रोडक्ट हैं वो क्या है, डेफिनेटली थोड़े हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं, मतलब हमने बस यही बात उसने बताई है ना कि बस ज़्यादा है, ठीक है। तो NR को हम सपोज कर लेते हैं वो 3 है, ठीक है। और जो NP है वो कितने हैं, वो 2 हैं। अब मैं कोई भी ले सकती हूँ, बस मैंने इसको ज़्यादा रखना है और इसको कम रखना है, ठीक है। तो अगर मैंने NP - MR बनाना है, 2 - 3 करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। अब अगर -1 आएगा तो मैं क्या करूँगी, KP इज इक्वल टू KC RT जो है उसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, -1, ठीक है। या मतलब -2 आ सकती है, -3 आ सकती है, कुछ जो भी आएगी माइनस में आएगी, क्योंकि उसने पहले बता दिया NR क्या लेना है बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास KP इज इक्वल टू KC, जो RT है वो नीचे चला जाएगा। तो जो KP है उसको मुझे RT से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जो KC है वो क्या हो जाएगा, KP से बड़ा हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें क्या है, जो KC है वो बड़ा है और जो KP है वो क्या है, छोटा है। तो वो सेम, जी मैंने सही निकाला है। अच्छा, ये अगले के अंदर हमने जो ना KP निकालना है, KP नहीं निकालना, मतलब पार्शियल प्रेशर निकालना है, ठीक है। अच्छा, आप निकालते हैं हम। पहले तो हम KP की इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। तो KP की इक्वेशन क्या बनेगी, पहले ये वाली चीज़ आ जाएगी PNO। अब ये देखो इसके साथ 2 है तो यहाँ पे स्केयर आ जाएगा, और साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा, PN2 प्लस नहीं आएगा, सॉरी, P आ जाएगा O2, ठीक है। अब हम इनकी वैल्यूज़ लिख देंगे, ये मैंने वैल्यूज़ लिख दी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा,
यहाँ आ जाएगा जो 8 2 आ रहा है वो आ जाएगा 16, ठीक है। 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 64। और ये मेरे पास किसके बराबर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, और साथ में इसका क्या आ जाएगा स्केयर। इसको मैंने निकालने के लिए इसका दोनों साइड पर स्केयर रूट लिया, ठीक है। स्केयर रूट लिया तो मेरे पास जो आंसर है वो क्या है, Pn और 2 इज इक्वल टू 8, ठीक है। और यहाँ पे भी यही है जी, ठीक है। तो अगला MCQs भी हम रीड कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, जो उसने इक्वेशन दी है ना वो हमें क्या दिया है, a प्लस बी जो कि जाता है c प्लस डी के अंदर, ठीक है। अब उसने a और b की वैल्यू बताई है, c की बताई है, d की वैल्यू नहीं बताई, ठीक है। अब अगर उसने a और b की वैल्यू बताई है ना, देखो जो a है वो भी एक है, जो b है वो भी एक है, c है वो भी एक है, d है वो भी एक है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि a और b की जो रेशियो है वो क्या है, वो सेम है, और जो c और d की रेशियो है वो भी क्या सेम है। लेकिन असल में उसने क्या किया, a की भी वैल्यू बताई और b की भी वैल्यू बताई और दोनों की वैल्यू सेम नहीं दी, ठीक है। लेकिन जब उसने सेम नहीं दी तो उसने बताया कि मैंने इक्वेशन में गलत लिखा है, ठीक है। अगर सी और डी की वैल्यू दी है तो उसमें उसने सी की बताई है लेकिन डी की नहीं बताई, तो इसका मतलब है कि उसने कहा है मैंने इक्वेशन में सही लिखा है, इन दोनों की जो रेशियो है वो सेम ही है, 1:1 ही है, ठीक है। तो वो जो इसकी देगा वही हम उसकी पुट कर लेंगे, ठीक है। केसी की वैल्यू लिखते हैं तो केसी के अंदर पहले तो सी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो जो मतलब कि ये जो प्रोडक्ट्स वगैरह ना उनकी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट है उसमें पहले हमारे पास क्या आ जाएगी 4.5 जो कि सी की है, ठीक है। इसी तरह डी की भी 4.5 आ जाएगी। और अगर ए की बात करें तो उसके अंदर अब हमने a माइनस 2x वगैरह जो करते हैं वो अच्छा, तो जो ए है उसकी वैल्यू उसने मुझे कितनी दी है, उसने दी है मुझे इसकी वैल्यू 6 मॉल्स, ठीक है। तो जो मेरे पास 6 मॉल्स हैं उनके अंदर से मैंने कितने माइनस करना है, जो सी के मॉल्स हैं वो, ठीक है, 4.5 माइनस कर देना है। ये किसके लिए, ए के लिए। और अगर बी की बात करें तो उसने मुझे उसके मॉल्स हैं 7, ठीक है। 7 में से भी 4.5 माइनस कर देना है, ठीक है। तो जो हमारे पास आंसर्स आए हैं वो कुछ ऐसे आए हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे सीधे सीधे डायरेक्ट आंसर लिखूंगी, a माइनस बी एक्स और वो वगैरह वो चीज़ें नहीं लिखेंगे, a माइनस 2x वगैरह ये चीज़ें, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आता है 4.5 का स्केयर, और ये आ जाएगा 1.5 और यहाँ पे आ जाएगा 2.5। अब हम इसको करेंगे सोल्व, लेकिन एमडी कैट में तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, लेकिन मेरे तो पास पड़ा है। अच्छा, अब अगर हम इसको देखें, अगर हम इसे कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व करने की कोशिश करें तो हम 4 का मतलब 4 से लेके 5 के दरमियान तक की स्केयर की बात की है। 4 का अगर स्केयर करें तो 16 आता है, 5 का स्केयर करें तो 25 आता है। तो हमने इन दोनों के दरमियान वाली लफ्ज़ लिखना है, यानी 20 लिख देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देंगे 20, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 1.5 और यहाँ पे आ जाएगा 2.5। बाकी इसका आंसर आता है 20/3.75, ठीक है। और इसका आंसर आ जाता है 5.3। लेकिन हमारे पास जो आंसर है ना वो मौजूद है 5.4, लेकिन इसके आसपास वाला और कोई मौजूद नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे के जो यूनिट्स आएंगे वो मेरे पास क्या आएंगे, अगर H प्लस को देखें तो मैं लिखूंगी मॉल पर DM क्यूब, ठीक है। और इसका भी स्केयर आ जाएगा। और जो OH माइनस के हिसाब से वो भी क्या आएगा, मॉल पर DM क्यूब, और इसका भी स्केयर आ जाएगा। इसी तरह 2H2 जो कि रिएक्टेंट है, जो कि नीचे आना होता है, ठीक है। तो वो भी आ जाएगा स्केयर, और ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। ये मेरे पास एक बच के, तो वो क्या आ जाएगा मॉल का स्केयर, ठीक है। और DM क्यूब जो कि -3 था ना, और यहाँ पे आ जाएगा -6। तो ये मेरे पास क्या है, उसका आंसर है, यहाँ पे भी यही आया, ठीक है। इसके अलावा अगली जो चीज़ है वो उन्होंने क्या बात की है कि अगर HF जो है ना वो डिकम्पोज हो रहा है 2000 डिग्री पे। अब टेम्परेचर से हमें यहाँ पे कोई कंसर्न नहीं है, बस उसने हमें दे दिया है। यहाँ पे उसने बात किया T10⁻⁻13 है, ठीक है। किसकी वैल्यू है, केसी की वैल्यू है। अब जो केसी की वैल्यू है, एक तो वो जो सीधा सीधा तरीका है जो हमारी किताब में लिखा है, जो मैं लेकिन अगर ऐसे बताऊँ, ठीक है, केसी के शुरू में क्या होता है, प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। और अगर नीचे की बात करें तो वो होते हैं रिएक्टेंट्स। अगर केसी की जो वैल्यू है वो क्या है, वो बहुत छोटी है, ये तो इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट बहुत थोड़े हैं। अगर प्रोडक्ट बहुत थोड़े हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो रिएक्टेंट है वो रिवर्स चल रहा है ज़्यादातर। अगर रिएक्टेंट ज़्यादातर रिवर्स चल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल है इसलिए वो ज़्यादा प्रोडक्ट के अंदर जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे भी हमें लगाना पड़ेगा Kp=KCRT वाला फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन इस इक्वेशन से जो चीज़ हमें मेनली पता लग रही होती है वो ये लग रही होती है कि अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो जो प्रोडक्ट है वो कम हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने इस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करना, हमने इस्तेमाल करना है उसी इक्वेशन को पुरानी को, Kp=KC डेल्टा RT और डेल्टा N, ठीक है। अब हम लोग को जो चीज़ यहाँ पे पता नहीं ना लग रही वो ये है कि जो डेल्टा N है यानी नंबर ऑफ मॉल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मॉल्स ऑफ रिएक्टेंट है वो क्या है, कैसे हम पता करें, ठीक है। तो ये हमें पता है कि जो ऊपर है वो क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। और ये क्या होना है, यकीनन 2x के होल का स्केयर होना है। अगर ये 2x का स्केयर है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो कितने हैं, 2, ठीक है। और यहाँ पे जो चीज़ हुई है वो क्या हुई है, यहाँ पे जो इसके है ना वो 2 है और इसके कितने हैं, 1, ठीक है। तो हमें पता लग जाता है कि जो रिएक्टेंट है उसके अंदर है 3, ठीक है। और जो प्रोडक्ट है उसके अंदर कितने हैं, उसके अंदर है 2। तो हम यहाँ से इस तरह इसको पता कर लेंगे। और डेल्टा एन जो मेरे पास क्या आएगा, 2-3 आ जाएगा, ठीक है। 2-3, और यहाँ पे मेरे पास आ गया RT, और यहाँ पे आएगा KC, और यहाँ पे आएगा KP, ठीक है। ये हमेशा की तरह -1 हो जाएगा और KP RT आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा KC। तो क्या चीज़ बड़ी है, KC बड़ी है, ठीक है। और जो KP है वो क्या छोटा है। और इसका भी आंसर यही है, KC जो है वो बड़ा है और जो KP है वो क्या छोटा है।
अगला एमसीक्यू है कि इनमें से कौन सा रिलेशनशिप है जो इनकरेक्ट है, तो ये याद करने की बात है। मैं बताइए वाला जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है। अच्छा, अब अगला जो है ना एमसीक्यूज, उसमें वो क्या कह रहा है कि जो दो ओजोन के मॉलिक्यूल थे वो 3 ऑक्सीजन के अंदर क्या टूट गए, ठीक है। अब जो केसी की वैल्यू वो काफ़ी बड़ी है, ठीक है। अब अगर केसी की वैल्यू बहुत बड़ी है तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट जो कि ऊपर चीज़ थी वो क्या है, वो काफ़ी ज़्यादा है। अब हमें मतलब ये चीज़ समझ आ रही है कि केसी जो इनवर्स से रिलेटेड है रिएक्टेंट के, लेकिन ये कहीं पे लिखा नहीं हुआ, ये मैं खुद से बोंगियाँ मार रही हूँ, ठीक है। और जो प्रोडक्ट होते हैं वो सामने क्या होता है, डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं किसके, केसी के, ठीक है। और अगर जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा है तो फिर केसी की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो इसलिए जो केसी है वो यहाँ पर उसकी वैल्यू क्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा है तो सारी बात है रिएक्टेंट जो वो थोड़े होंगे, अगर रिएक्टेंट थोड़े और प्रोडक्ट ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि जो रिएक्टेंट है वो अनस्टेबल है और जो प्रोडक्ट है वो क्या है, वो स्टेबल है। प्रोडक्ट के अंदर क्या है, ऑक्सीजन, तो हम क्या कह सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो क्या है, वो स्टेबल है, ठीक है। और जो ओजोन है वो क्या है, ओजोन जो है वो अनस्टेबल है। ये बातें हमें समझ आ गई इससे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो उसने क्या है कि ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है ओजोन से, और जो ओजोन है वो कम स्टेबल है ऑक्सीजन से। तो ये बातें दोनों ठीक है, अगर ये बातें ठीक है तो ये भी ठीक ही होगी और ये सही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू रीड कर लें। इसमें हमने फाइंड करनी है पीएच, ठीक है। और जो पीएच है वो इससे फाइंड कर लेंगे, ठीक है। और ये जो है ना शुरू में 10⁻³ था और ये डिसोसिएट होता है 50%, ठीक है। अगर 50% डिसोसिएट होता है यहाँ पे लिखेंगे 50, यहाँ पे लिखेंगे 100, यहाँ पे लिख देंगे 10⁻3। ये और ये कट जाएंगे, 5/10 1/2 1/2 है वो 0.5 के, और 10⁻3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये चीज़ आ गई है। ये असल में बन जाएगा 5 क्रॉस 10⁻⁴, ठीक है। तो हमने अगर इसकी पीएच फाइंड करनी है तो पीएच के लिए हम लिखेंगे माइनस लॉग। अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आयंस हैं, 2 हाइड्रोजन आयंस हैं, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 2H प्लस, और यहाँ पे कहेगा माइनस लॉग 2 ऐसे का वैसे, और जो H है वो उसके आयंस की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, 5 क्रॉस 10⁻⁴ वो आ गई, ठीक है। अब इसको मैं पूरे को मल्टीप्लाई कर लूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस लॉग 10 क्रॉस 10⁻⁴, ठीक है। पहली बात है इसके साथ तो मल्टीप्लाई नहीं होगा ना। अब यहाँ पे आ जाएगा माइनस लॉग 10 प्लस, यहाँ पे फिर से माइनस लॉग 10⁻⁴, ठीक है। अब ये जो चीज़ है log 10 वो किसके बराबर आता है, वो बराबर आ जाता है 1 के, ठीक है। और 1 भी कैसा, -1, और यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे आ गया माइनस। अब ये जो सॉरी यहाँ पे आ गया मैं माइनस, तो ये यहाँ पे जो है -4 मैं लिख दूँगी यहाँ पे, ठीक है। और जो log 10 है वो भी लिख दूँगी। log 10 फिर किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 के, और यहाँ पे जो -4 -4 है वो क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो ये आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा -1। यहाँ पे आ गया 4 +4, और यहाँ पे आ गया -1। 4 में से 1 निकाला तो क्या आ जाएगा, 3, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, पीएच। तो हमने यहाँ पे पीओएच वगैरह को छोड़ तो निकालना नहीं है, पीएच ही निकालना है। तो ये इसके अंदर 3 ही लिखा हुआ था, ठीक है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि जो इनके अंदर में रिलेशनशिप है, ठीक है, मतलब इक्विलिब्रियम के ऊपर जो वो रिलेशनशिप है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान वो कैसा हो सकता है। अब देखो, तो हम लोग ये बात करते होते हैं कि अगर जो रिएक्टेंट है ना, ऐसा हो सकता है कि मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट जो है ना वो इतने प्रोडक्ट के अंदर जाने थे उतने चले गए, ठीक है। और उसके बाद जो उतने मतलब प्रोडक्ट थे वो इतने रिएक्टेंट के अंदर जाने थे उतने चले गए। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है ना वो आपस में बराबर होने चाहिए, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ठीक है। असल में जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि जो रिएक्शन है वो कहाँ जाके आगे प्रोसीड होना फर्दर जो है ना वो बंद हो गया, ठीक है। मतलब अगर मेरे पास 10 मॉलिक्यूल थे, ठीक है, और जो 10 है उसके अंदर से जो 2 है वो प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। और जो 2 प्रोडक्ट बनते हैं उनके अंदर से जैसे ही एक टूटते हुए इसके अंदर आ रहा होता है, रिएक्टेंट बन रहा होता है, जुड़ते हुए सॉरी, ठीक है। जुड़ते हुए जैसे ही वो रिएक्टेंट बन रहा होता है उसी तरह से जो है मतलब वो एक जैसे इधर जा रहा होता है वैसे ही एक इधर आ रहा होता है, ठीक है। अब जो 10 है और 2 है ये आपस में बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ पे आके इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, एक इधर जा रहा है तो एक इधर आ रहा है। तो मतलब कोई भी सीन हो सकता है, ये आर पॉसिबल आएगा। अच्छा, यहाँ पे जो है ना पीओएच वैल्यूज़ दी हुई हैं बेसिस की, ठीक है। अब जो पीओएच वैल्यूज़ है ना, जैसे हमारे पास पीएच होती है, ठीक है, तो पीएच अगर कम हो तो क्या होता है, एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, एसिड ज़्यादा मतलब वो उसमें एसिडिटी ज़्यादा है, उसमें H प्लस आयन ज़्यादा है। इसी तरह अगर पीओएच जो है वो भी कम है ना तो हमारे पास जो उसके अंदर बेस है ना वो स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। अच्छा, जो अगला एमसीक्यूज़ है ना उसने बस मतलब एम में लाया हुआ है, तो जो उसमें सेल्फ आयनाइजेशन हुई वाटर की, ठीक है। जब सेल्फ आयनाइजेशन हुई तो उसके अंदर उसने क्या डाला, स्ट्रॉन्ग बेस को डाला, ठीक है। जब उसने स्ट्रॉन्ग बेस को डाला ना किसी भी गिवन टेम्परेचर के ऊपर, तो वो पूछ रहा उससे केसी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो पता है कि जो केसी है उसने हर हाल में क्या रहना है, कॉन्स्टेंट रहना है। असल में उसने सिर्फ क्या डाला, उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ाया, या हम कह सकते हैं प्रेशर। अगर प्रेशर वॉल्यूम कंसनट्रेशन कुछ भी उसने हिलाया होगा तो वो क्या होगा, केसी जो है वो कॉन्स्टेंट रहेगा। फ़र्क उस पर तब आएगा जब हम क्या हिलाएंगे, टेम्परेचर हिलाएंगे। तो यहाँ पर उसने क्या छिड़ा है, कंसनट्रेशन को छिड़ा है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला जो एमसीक्यूज़ है ना उसमें वो कहता है कि जो केएसपी है ना वो प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस के बराबर है, ठीक है। तो उसका जो सोल्यूशन है वो कैसा रहेगा, सैचुरेटेड, ठीक है। अच्छा, अब जो केसी एक्सप्रेशन है वो इस रिएक्शन के अंदर कैसा बनेगा वो मैं बताती हूँ। ये मैंने रेडीमेड इसी इक्वेशन लिख ली है।
तो मेरे पास जो केसी के एक्सप्रेशन के जो आएंगे ना वो क्या आएंगे, पहले मैं इसका लिख लूँगी, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है पर कितने मेरे पास प्रोडक्ट है, मेरे पास एक प्रोडक्ट, ठीक है। और देखो इसके साथ कोई कोफिशिएंट मौजूद नहीं है, अगर यहाँ पे 2 होता तो मैं यहाँ पे 2 लिखती, मतलब ऐसे लिखती इसको, ठीक है। लेकिन ये मेरे पास 2 नहीं लिखा हुआ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक्स लिखूँगी। और यहाँ पे जो जैसे वाटर है वो भी सिर्फ एक ही मौजूद है, तो यहाँ पे भी मैं एक्स लिख लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a माइनस एक्स। लेकिन अगर यहाँ पे भी 2 लिखा होता तो मैं लिखती a माइनस 2x और उसका स्केयर, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। और इसी तरह से अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, b माइनस एक्स लिखूँगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा x का स्केयर और यहाँ पे आ जाएगा a माइनस एक्स और साथ में आ जाएगा b माइनस एक्स। अब हमने डालना है वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 2, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0, क्योंकि इस तरफ भी जो नंबर ऑफ मॉल्स है वो बराबर है, इस तरफ भी नंबर ऑफ मॉल्स के बराबर है। तो मेरे पास जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम की पावर जब 0 होती है तो वो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। नहीं सर, यहाँ पे नहीं, यहीं पे आएगा 1 आ जाएगा। लेकिन जो 1 है उससे मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी सेम चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास जो इसकी सही इक्वेशन है वो ये वाली है, और वो सेम कौन सी वाली है, ये वाली इक्वेशन, ठीक है। अब जो अगला एमसीक्यू है वाला पढ़ लो। अच्छा, यहाँ पे उसने केसी फाइंड करने का कहा है, लेकिन केसी फाइंड किस तरह करना है, दूसरे फॉर्मूले से, यानी के एफ बाई के आर वाली चीज़ है, ठीक है। तो उसने हमें के एफ और के आर की वैल्यू दी है, के एफ जो है वो 2 है और जो के आर है वो है 0.1, ठीक है। अगर कहीं पे 0.1 हो और उसका पॉइंट खत्म करना हो तो हम लिखते हैं 2 क्रॉस 10 और यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। अब जो 2 क्रॉस 10 है वो आ जाएगा 20 और 1 गया बाहर में, यहाँ पे आ गया इसका आंसर 20, ठीक है। तो उसके बाद जो अगला है वो उसने क्या पूछा, स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस। अच्छा, यहाँ पे जो है ना कोई सेम ऑप्शन है 4, ठीक है। तो ये वाली जो है ना ये स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस ये से ये मुराद है जो H प्लस को बहुत ज़्यादा खुश दिली के साथ कबूल करे, वो क्या चीज़ है, वो हमारे पास है स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस। पहले मैं ये बता दूँ कि कॉन्जुगेट बेस से मुराद, मेरे पास कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का कंसेप्ट, ठीक है। लेकिन असल में इसमें जो चीज़ है ना वो ये है कि देखो ये मेरे पास किसके तौर पे वाटर जो होता है ना वो एम्फोटेरिक होता है, मतलब वक़्त के लिहाज से एक्ट करेगा, या तो मतलब वो एसिड के तौर पे काम कर लेता है या वो बेस के तौर पे काम कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना ये बेस के तौर पे काम कर रहा है क्योंकि इसने एसिड की जिम्मेदारी संभाल लिया। लेकिन अगर ये जो है ये बेस के तौर पे काम कर रहा होता तो इसने एसिड के तौर पे काम करना था, ठीक है। अब जो HCl है ना वो किस में टूटता है, वो टूट रहा है क्लोराइड आयन के अंदर। जो H2 है वो किस में जा रहा है, H3 प्लस में। अब ये यहाँ पे बेस का काम कर रहा है, तो ये जो इससे मतलब बेस से जो चीज़ बनेगी ना उसको हम कह रहे हैं कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। और इसी तरह जो हमसे एसिड से चीज़ बन रही होती है उसको भी कह देते हैं कॉन्जुगेट बेस। आप इसका पूछ रहा था कि ये क्या थी, इसमें हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस कौन सी है, यानी वो ये चीज़ें सारी किससे बन रही है, किसी एसिड से निकल रही है, ठीक है। अब अगर किसी एसिड से निकल रही है तो वो इसमें ये पूछ रहा है कि ऐसा इसमें कौन सा एसिड है, या एसिड से निकलने वाली चीज़ है ऐसी कौन सी जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब देखो अगर तो मैं इसकी बात करूँ, नहीं ये वाला नहीं है, इसका ऑप्शन ही है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके अंदर क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना ये जो मतलब इसके ऊपर ये चार्ज मौजूद है ना ऑक्सीजन के ऊपर, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। स्टेबल इसीलिए क्योंकि इसने इधर आना है, फिर इसकी वजह से इसने इधर जाना है, तो इस वजह से मतलब रेजोनेंस के अंदर होता है ना वैसा वैसा सा कुछ होना है। और हमें पता है कि रेजोनेंस की वजह से क्या आता है, स्टेबिलिटी आती है। तो यहाँ पे जो चीज़ हो रही है ना उसकी वजह से भी इसमें क्या आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। इसी वजह से मैं मेरे को इक्वेशन भी बता देती हूँ कि जैसे देखो CH3COOH है, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके अंदर टूट रहा होता है इसके अंदर, ठीक है, एसिडेट आयन के अंदर CH3CO माइनस प्लस H प्लस, ठीक है। अब ये जो होता है ना ये स्टेबल होता है जिसकी वजह से ये इसके साथ जुड़ नहीं रहा होता, ठीक है। अब ये जब हाँ ये इसके साथ जुड़ नहीं रहा होता है, जब ये इसके साथ जुड़ेगा नहीं ना तो क्या होगा, हमारे पास वापस जो है ना ये एसिड नहीं बनेगा। अगर इसकी बात करें तो ये वाला जो ग्रुप है अल्काइल ग्रुप, ये क्या कर रहा है, ये ऑक्सीजन को जो अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर काफ़ी सारा चार्ज इकट्ठा हो चुका है, ठीक है। अब अगर OH माइनस की बात करें तो हाँ उसके पास भी चार्ज है, लेकिन उसके पास मसला ये है कि अल्काइल ग्रुप नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये तो वैसे ही बहुत वीक है, तो हमारे पास जिसका आंसर आता है वो सही आता है एथोक्साइड आयन। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, अगला कौन सा MCQs है, तो वो है 22 वाला, ठीक है। तो जो 22 वाला है उसके अंदर वो पूछ रहा है कि KP ज़्यादा है KC से किस रिएक्शन के अंदर। इसका मैं ज़्यादा आसान हल बताऊँ ना तो वो ये है कि देखो यहाँ पे दो, ठीक है। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 2। ये मैं बता रही हूँ नंबर ऑफ मॉल्स ऑफ प्रोडक्ट, और ये है नंबर ऑफ मॉल्स ऑफ प्रोडक्ट, और ये है नंबर ऑफ मॉल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ मॉल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं, 4, ठीक है। और यहाँ पे कितने हैं, 2, ठीक है। और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, ठीक है। तो मतलब अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ मॉल्स ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा है, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉल्स ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा है, यहाँ पे तो वैसे ही सेम है, इसका तो बात ही नहीं करनी हमने, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये सबसे ज़्यादा अनोखा है, तो चुप करके इस पर टिक कर दो। लेकिन अगर हमने समझना है तो हम क्या कहेंगे, ठीक है। तो हम इसका बाकायदा निकालेंगे, और वो कैसे निकालेंगे, KP इज इक्वल टू KCRT, ठीक है। अगर RT की बात करें तो उसमें आ जाएगा डेल्टा N। तो यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ मॉल्स ऑफ प्रोडक्ट है 2, 2 माइनस 1, ठीक है।
तो -1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा तो हमारे पास के पी जो है वो बड़ा हो जाएगा के सी से, ठीक है। तो हम देख लेते हैं के पी जो है वो बड़ा के सी से किसके अंदर है, इस इक्वेशन के अंदर। अच्छा, अब इसमें वो बात कर रहा है कि ऐसा कौन सा एसिड है जिसके अंदर जो 0.001 वैल्यू से भी जो है ना कम वैल्यू होती है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ, एक चीज़ हम पढ़ते हैं पी के ए, ठीक है, और एक चीज़ हम पढ़ते हैं के ए, ठीक है। और जो पी के है ना वो बिल्कुल पी एच की तरह होती है कि जितनी कम होगी एसिड उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन जो के है ना वो इनके ऑपोजिट होती है, ठीक है। यानी के ए जितनी ज़्यादा होगी एसिड उतना स्ट्रॉन्ग होगा, के ए जितनी कम होगी एसिड उतना ज़्यादा वीक होगा। तो अगर इसकी के ए देखें तो वो बहुत ज़्यादा वीक है, जिसकी वजह से जो एसिड है वो बहुत ज़्यादा क्या है, वीक है, ठीक है। अब अगर हम अगले एमसीक्यूज पे चलते हैं तो यहाँ पे जो है ना वो पूछ रहा है कि जो प्रोडक्ट है वो यील्ड की मिनिमम कब होगी, देखें। अब इसमें जो चीज़ है ना वो ये है कि जैसे जितना अगर हम प्रेशर को ज़्यादा करी जाएँ तो जो रिएक्शन है ना वो उस तरफ ज़्यादा है जहाँ पे नंबर ऑफ मॉल्स क्या कम हो, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जो रिएक्शन है वो कहाँ पे जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा अगर हम प्रेशर को क्या करेंगे ज़्यादा, ठीक है। अब इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो प्रेशर है ना उसको कम कर देते हैं ताकि जो रिएक्शन है वो किधर को जाए, रिवर्स। जब रिवर्स जाएगा तो उसकी जो प्रोडक्ट है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जब उसको हम क्या करेंगे, प्रेशर को कम कर देंगे। अब देखो प्रेशर कम वाला ऑप्शन किस में है, प्रेशर कम वाला ऑप्शन सिर्फ इसके अंदर है, तो इसको चुप करके टिक कर दो। लेकिन अगर हमने टेम्परेचर को समझना तो उसके बारे में हम क्या करेंगे कि हमने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ा, किसके तहत, चार्ल्स लॉ के तहत, ठीक है, चार्ल्स लॉ के तहत। अगर वॉल्यूम बढ़ा तो उससे प्रेशर कम हुआ, तो ये दोनों एक दूसरे के कोरेस्पॉन्डिंग है, ये सही आएगा, ठीक है। अब ये भी याद करने की बात है। और इसके अंदर जो अगला एमसीक्यूज है उसको हम पढ़ते हैं। इसमें वो कहता है कि जो HCl है ना उसने हमने डाला किसके अंदर, H2S के अंदर, ठीक है। यहाँ मेरे पास है H2S, ठीक है। तो ये मेरे पास किसके अंदर आएगा, 2H प्लस प्लस S2 माइनस। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, ये वाले जो आयंस है ना वो क्या हो जाएंगे, बड़े, मतलब ये कॉमन एन इफेक्ट हो गया, ठीक है। कॉमन एन इफेक्ट हो गया तो जिसकी वजह से देखो हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हुए, मतलब हमने असल में क्या किया, उसके प्रोडक्ट के अंदर कोई चीज़ डाली है। जब प्रोडक्ट के अंदर चीज़ डालेंगे तो उससे क्या होगा कि जो रिएक्शन है वो रिवर्स की तरफ जाएगा, ठीक है। जब रिवर्स की तरफ जाएगा तो जो ये वाले आयंस हैं देखो उसने इसके साथ कंबाइन होना है, कंबाइन होकर उसने पीछे को जाना है, ठीक है। जब उसे पीछे को जाना तो ये वाले आयंस भी कम होंगे, ठीक है। और इसके साथ ही साथ जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो भी कम होंगे, S2 आयनाइजेशन वो भी कम हो रहे हैं, ठीक है। और जो हमारे पास आयनाइजेशन है H2S की वो भी क्या हो रही है, कम हो रही है। क्यों क्यों कम हो रही है, क्योंकि ये जा रहा है रिवर्स की तरफ, ठीक है। और जो ये इसका टूटा होना है वो क्या हो रहा है, वो जुड़ी जा रहा है, ठीक है। और जो दूसरी चीज़ है वो क्या कह रहा है कि जो सोल्यूशन है उसकी पीएच कम हो रही है। कम क्यों हो रही है, क्योंकि उसके अंदर जो हाइड्रोजन आयंस है वो कम हो रहे हैं। हाइड्रोजन आयंस कम क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमने प्रोडक्ट के अंदर हाइड्रोजन आयंस मौजूद थे और वही हमने मजीद डाल दिया। जब मजीद डाले तो वो रिवर्स की तरफ गया और हाइड्रोजन आयंस कम हो गए, इस वजह से क्या हो रहा है, वो रिवर्स जा रहा है, ठीक है। और ये आगे वाली भी याद करने की बात है। तो इसके बाद हम आते हैं 28 के ऊपर, एक याद करने की बात है। और अगला जो है एमसीक्यूज है ना ये 29 वाला है। उसके बस एक बात याद रखो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज करने वाली एक ही ताकत होती है, वो क्या होती है टेम्परेचर चेंज, ठीक है। टेम्परेचर के अलावा ये बाकी सारी चीज़ें उसको बिल्कुल चेंज नहीं करती, ठीक है। तो अगली बात जो है वो हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज, और मैं इक्वेशन लिख लूँ। अच्छा, अब मैं लिख रही हूँ इसमें केसी का जो एक्सप्रेशन बनेगा वो, ठीक है। तो उसके लिए अब देखो मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो कितने हैं, टू के साथ आए हैं, ठीक है। तो मेरे पास एक ही चीज़ है, दूसरी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। 2x का स्केयर आ गया, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, a माइनस, ये मैं लिखूँगी 2, ठीक है, 2x, ठीक है। और यहाँ पे इसका आ जाएगा स्केयर। और इसी तरह मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, b माइनस x, ठीक है। और ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्सप्रेशन। अब 1/v की बात करें तो मेरे पास प्रोडक्ट कितना है, 2, 2 माइनस 4 करेंगे, 2 माइनस 3 करेंगे, ठीक है। 2 माइनस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। -1 करेंगे तो वो 2x के साथ आ जाएगा, यानी 4x स्केयर। और यहाँ पे आ जाएगा v, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, a माइनस 2x का स्केयर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, b माइनस x। तो हमारे पास जो आंसर है वो कौन सा, यही वाला है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, बाकी मैं अगली वीडियो बनाऊँगी।